जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे सर। राधे जी, राधे राधे सभी को जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। राधे जय श्री राधे कृष्ण सर, राधे जी, जय राधे, श्री राधे जय राधे श्री सर, राधे कृष्ण। राधे। राधे 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 सभी को राधे कृष्णा के लिए एक बार फिर से आप सभी जयकारा लगाइए और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज गणेश चतुर्थी की रेमेडीज। यस, सभी को जय श्री कृष्णा एक बार फिर से। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। राधे सर। राधे। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए तो सक्षम आप आ गए हो, मैं वेलकम आपका। देखिए, सक्षम के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को। ये जो बच्चा है ना सक्षम, ये जो भी शास्त्र पढ़ता है, पहली बात तो इसकी संस्कृत बहुत अच्छी है। और आपको सभी को पता है कि हमारे जो शास्त्र हैं सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे से ना चीजों को डिकोड कर पाता है। और आपको पता है कि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें एक भाव के या एक एक श्लोक के बड़े सारे मतलब निकलते हैं। सक्षम ने ज्योतिष पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि बस कहता है दिल खुश हो जाता है। और ये जो रेमेडीज भी आपको बताता है वो बड़ी शास्त्र सम्मत, शास्त्रों में क्या लिखा है और उनको डिकोड कर कर ऋषियों ने किस चीज के लिए क्या रेमेडी दी बेस्ट बताई है, वो आपके सामने लेकर आता है। तो देखते हैं आज सक्षम के पिटारे से गणेश फेस्टिवल के उपलक्ष्य में क्या रेमेडी निकल कर आती है। यस सक्षम, अपने आप को अनम्यूट कर लें। सभी को जय श्री कृष्णा और आप सभी को गणेश चतुर्थी की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल से गणपति भगवान के दिन चालू हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस इन पूरे 11 दिनों का मतलब क्या है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि गणेश चतुर्थी में भगवान श्री गणेश का उत्सव है, भगवान श्री गणेश के ये दिन है, गणपति भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पे हमें करनी चाहिए, तो इसका क्या मीनिंग है और क्यों इन्हीं दिनों में चतुर्थी से चालू कर कर हम भगवान श्री गणेश की उपासना करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। नॉर्मली आप हमारे फेस्टिवल्स देखेंगे तो प्रतिपदा से चालू होते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा फेस्टिवल है जो कि चतुर्थी तिथि से चालू होता है। तो इसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और फिर हम रेमेडीज के ऊपर आएंगे कि इन दिनों में किस प्रकार कौन सी रेमेडीज हम कर सकते हैं। तो हम सेशन को चालू करें इससे पहले हम भगवान श्री गणपति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, भगवान श्री गणपति का ध्यान करके। तो अगर आप लोगों ने स्लीपर्स पहने हुए हैं तो उसे प्लीज उतार दीजिए और हाथ जोड़कर आंख बंद करके एक छोटे से श्लोक से हम भगवान श्री गणपति का ध्यान यहाँ पर करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए, हिंदू रीति रिवाजों में, सनातन रीति रिवाजों में सर्वप्रथम कोई भी मंगल काम चालू करने के पहले भगवान श्री गणेश की उपासना करी जाती है, भगवान श्री गणेश को याद करा जाता है। पूजा के क्रम में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करी जाती है। इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन है, आप
सब लोग अवेयर होंगे, आ, भगवान शंकर और भगवान श्री गणेश की जो कथा है, जहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की बात हुई थी, और भगवान गणपति ने क्या किया था, शिव जी और पार्वती जी के अराउंड चक्कर लगाए थे। मैं कहा था मेरे माता पिता ही मेरे लिए पूरा संसार है। तो वहां से उनको एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि जो सर्वप्रथम पूजन जिसका करा जाएगा वो भगवान श्री गणेश का होगा। उसके अलावा अगर आप ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ज्योतिषीय एंगल से देखें, तो भगवान श्री गणेश चतुर्थी तिथि के स्वामी बनते हैं। ज्योतिष में हर तिथि के लॉर्ड्स हैं अलग अलग, है ना। सो चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, वो हैं भगवान श्री गणेश। चतुर्थी तिथि के बारे में हमारे शास्त्रों में ये वर्णन हमें मिलता है कि चतुर्थी मीन्स संघर्ष, चतुर्थी मीन्स ऑब्स्टेकल्स। चतुर्थी तिथि में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, उन व्यक्तियों को ज्योतिष की टर्म में बोला जाता है चतुर्थी दोष है इनके हॉरोस्कोप के अंदर। चतुर्थी दोष का मतलब क्या होता है कि उस नेटिव का जन्म चतुर्थी तिथि में हुआ है, और चतुर्थी तिथि हमेशा बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है उस व्यक्ति की जिंदगी में। चतुर्थी का मतलब ही है ऑब्स्टेकल्स। चतुर्थी तिथि की खास बात यह है कि वो ऑब्स्टेकल्स देती है उन व्यक्तियों की जिंदगी में जिनका जन्म चतुर्थी में हुआ है, और साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी। इसीलिए एज पर दी मुहूर्त शास्त्रास चतुर्थी तिथि वाले दिन कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करा जाता है। स्पिरिचुअली अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, सांसारिक सुखों के लिए चतुर्थी तिथि वाले दिन कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करा जाता है, क्योंकि उस कार्य में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ऐसे ही चतुर्दशी तिथि का भी एक दोष होता है, चतुर्दशी तिथि। और चतुर्दशी तिथि के लॉर्ड कौन है? भगवान शिव। तो जिनको चतुर्दशी दोष होता है वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। जिनको चतुर्थी का दोष होता है, अगर आपका जन्म हुआ है, तो भगवान श्री गणेश की उपासना करी जाती है। परंतु यहां पर सिर्फ वही व्यक्ति जिनका चतुर्थी पे जन्म हुआ है उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में तो आएंगे ही, लेकिन बाकी लोगों की जिंदगी, आपके बहुत सारे इवेंट्स लाइफ के, आपके घर में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से चतुर्थी तिथि से जुड़े। सो हमारी जिंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल आता है, वहां उस ऑब्स्टेकल में चतुर्थी तिथि का कोई ना कोई माइन्यूट सा रोल होता ही होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टेकल बिना चतुर्थी के मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, भले ही आपका जन्म चतुर्थी पे हुआ हो या नहीं हो। अगर आपके काम में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, किसी का कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है, तो उससे ये पूछा गया कि आपने ये काम कब चालू करा था। उस दिन का जब पंचांग देखा, उस दिन का जब मुहूर्त देखा, तो वो चतुर्थी तिथि वाले दिन चालू हुआ था, है ना। अब मान लीजिए आपने चतुर्थी तिथि वाले दिन कोई काम नहीं चालू करा, फिर भी आपके काम में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से, या कोई दोष आप आपकी दशा से आपके लाइफ में उस समय मैनिफेस्ट हो रहा है, उस समय भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस चतुर्थी तिथि का रहेगा आपके ऊपर। तभी ऑब्स्टेकल, वो पूरी तरीके से आप उस ऑब्स्टेकल को फील कर पा रहे हैं कि हाँ मेरा काम नहीं बन पा रहा है, मेरा काम रुका हुआ है। ये जब आपके अंदर फीलिंग आती है, तो इस फीलिंग के पीछे चतुर्थी तिथि होगी ही होगी। सो
हमारे शास्त्रों में ये चीज बताई गई है कि चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं वो है भगवान श्री गणेश। क्यों? अब भगवान श्री गणेश का एक नाम है विघ्नहर्ता। चतुर्थी तिथि जो है वो विघ्न से जुड़ी हुई है, और भगवान श्री गणेश क्या करते हैं? विघ्नों को दूर करते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश को क्या कहा गया है? विघ्नहर्ता। सो चतुर्थी तिथि के दोष को दूर करने वाला जो है वो है विघ्नहर्ता। चतुर्थी तिथि विघ्न, और उसे दूर करने वाला विघ्नहर्ता। तो जिनका जन्म इस तिथि पे हुआ है उनके लिए तो मैंडेटरी है भगवान श्री गणेश की पूजा करना, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं तो वो ऑब्स्टेकल चतुर्थी की वजह से हो रहा है, और उस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए चतुर्थी तिथि के स्वामी के पास आपको जाना होगा, जो उस विघ्न को दूर कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है तब, लेकिन हमारे शास्त्र हमेशा एक चीज कहते हैं कि शुरुआत ही आप ऐसी करो कि कोई ऑब्स्टेकल आ ही ना। इसलिए सर्वप्रथम जो हमारे पुराणों में जो कथा दी गई है, उस कथा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्निकल ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्वप्रथम कोई भी काम चालू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं, ताकि शुरुआत में ही सारे ऑब्स्टेकल्स शांत हो जाएं। और जो एक शास्त्रीय मर्यादा है जो कि कथा के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, उस शास्त्रीय मर्यादा का भी हम साथ साथ पालन करें। क्योंकि हमारे पुराणों में जो भी कथाएं लिखी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो एक्चुअल इवेंट्स है, और उनके प्रमाण हैं पूरे विश्व में। गणपति जी की जो कथा है भगवान शंकर और पार्वती जी के साथ, उसके भी प्रमाण हैं। ऐसे ही गणपति जी और परशुराम जी का जब युद्ध हुआ था तो उसका छत्तीसगढ़ में एक प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है जहां पे वो युद्ध हुआ। तो पुराणों में जो चीज मेंशन करी हुई है वो इवेंट्स हैं जो कि बहुत पहले हुए थे, किसी दूसरे कल्प में या दूसरे मनवंतर में, पर वो हुए थे। इसलिए वहां से जो मर्यादा हमें मिली है, वहां से जो संस्कार हमें मिला है, वहां से जो इंस्ट्रक्शन हमें मिला है, वहां से जो विधि हमें मिली है, उसको फॉलो करना हमारी ड्यूटी है और हमारा धर्म है। और साथ साथ अगर आप ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिकॉज ज्योतिष इज प्योर साइंस, तो भी वो सारे इवेंट्स वैलिडेट होते हैं, वो सारी विधियां वैलिडेट होती हैं, और वो सारे इंस्ट्रक्शंस वैलिडेट होते हैं। अब जैसे आपको ज्योतिष के बारे में नहीं पता कि चतुर्थी तिथि क्या है, उसका क्या दोष है, चतुर्दशी तिथि क्या है, उसका क्या दोष है, आपको ये सारी चीजें नहीं पता, लेकिन आपको वो कथा पता है भगवान श्री गणेश की, कि उन्होंने अपने माता पिता के 4 चक्कर लगाए, और इसलिए उनको वो उपाधि मिली कि सबसे पहले पूजा आपकी होगी। आपको बस ये कथा ही पता है। तो इस कथा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो भी बेनिफिट आपको मिलेगा। सो आम बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि हमारे पुराण की एक कथा है, वो कथा नहीं है, दैट इज एन एक्चुअल इवेंट जो हुआ है। अब अलग अलग दोष तिथि के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। जैसे चतुर्दशी तिथि 14th का एक दोष है, अष्टमी तिथि का दोष होता है। लेकिन इन दोषों की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है फ्रॉम चतुर्थी ओनली। पहले 4th तिथि आएगी, 5th 6th 7th, फिर अष्टमी आएगी, और फिर अष्टमी के बाद चतुर्दशी आएगी। तो इसका मीनिंग क्या है? दैट कोई भी प्रॉब्लम जब अपना बड़ा रूप ले लेती है, एक एक सामान्य सी प्रॉब्लम जब एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है,
और आपको वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखने लगती है, तो अगर आप उसके रूट कॉज पे जाएंगे, तो वो बड़ी, आज जो आपको बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, पहले वो एक छोटा सा ऑब्स्टेकल था जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। हम बहुत बार अपनी सेहत के साथ भी यही करते हैं। अगर हमें कहीं पेन हो रहा है तो हम पेन किलर खा लेते हैं, तो पेन खत्म हो जाता है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि भाई पेन खत्म हो गया तो हम निश्चिंत हैं। हम कभी उस इन्फेक्शन तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते कि वो पेन हुआ क्यों, और इसका नतीजा क्या होता है कि वो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो किसी भी प्रकार के दोष को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोष जो है वो आपके कर्म का नतीजा है, और अगर आप उस नतीजे को इग्नोर कर दोगे, तो बार बार आपकी जिंदगी में एक पेन आता रहेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप उस जगह पे ध्यान दें जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है, और आप उस चीज को रेक्टिफाई करें। सो आपकी जिंदगी में कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, दैट मीन्स कि वो एक पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट कर रहा है। और हर किसी की जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, दैट मीन्स कि आपके बहुत सारे पेंडिंग कर्मा है, या थोड़े से कर्माज आपके पेंडिंग थे जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया, और अब वो बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। तो इन सब को रेक्टिफाई करने का जो शुरुआत है, वो भी भगवान श्री गणेश के द्वारा ही होती है। सो बहुत कम शब्दों में मैंने ये प्रयास करा है कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे पाऊं। हालांकि भगवान श्री गणेश के बारे में हम अगर 11-12 दिन का भी सेशन रख लेंगे तो भी वो बहुत कम होगा, और आज हमारा ये एक ही घंटे का सेशन है। सो आपको बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पता चले, आपको थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड पता चले कि चतुर्थी क्या है, क्यों भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था अभी तक। नाउ हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं कि गणेश चतुर्थी के ये जो दिन है, इनमें हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। हालांकि पूजा की जो विधि है वो बहुत विस्तार में है, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसमें। हम सब तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीजें सीखेंगे तो 1 साल लग जाएगा। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन इसके बाद फिर हम रेमेडीज वाले पार्ट में भी जाएंगे कि 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज हम इन दिनों में कैसे कर सकते हैं। सो गणेश जी के ये जो दिन है, इन दिनों के अंदर गणपति तत्व एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। हर एनर्जी का, हर देवी देवता का एक पर्टिकुलर तत्व है। जैसे कि आपको अगर मैं नवरात्रि का एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नवरात्रि के जो दिन आते हैं, वो आपने अगर ऑब्जर्व करा हो, जब भी सीजन चेंज होगा तो नवरात्रि आएगी। इसलिए साल में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि जो है, वो नवरात्रि आती है जब आप वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं। वसंत ऋतु ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में आप प्रवेश जब कर रहे होते हैं, तो उस समय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आती है। उसके बाद आती है आषाढ़ नवरात्रि। आषाढ़ नवरात्रि में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु से आप वर्षा ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं। समर सीजन से रेनी सीजन, जुलाई के आषाढ़ नवरात्रि आती है, तो समर से रेनी सीजन में आप प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद अश्विन नवरात्रि जो अभी आने वाली है पितृपक्ष के बाद, तो अश्विन नवरात्रि में क्या होगा, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, ये पूरा रेनी सीजन है, भाद्रपद मास का।
इस रेनी सीजन से हम प्रवेश करेंगे विंटर्स में, अश्विन नवरात्रि के, माइल्ड विंटर, ऑटम जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद माघ नवरात्रि। माघ नवरात्रि में क्या होता है, सीवियर विंटर में, बहुत तेज ठंडे, एकदम कोल्ड वेदर जब हो जाता है, उसमें आप प्रवेश करते हैं। तो ये नवरात्रि का जो फेस्टिवल है ये सीजन्स के साथ अलाइंड है, क्योंकि जो दुर्गा की एनर्जी है, जो मदर की एनर्जी है, जो माता की एनर्जी है, वो प्रोटेक्टिव एनर्जी है। और जब जब ये सीजन्स चेंज होंगे, तब तब आप देखेंगे कि हॉस्पिटलों में बेड भर जाते हैं, आपके घर में कोई ना कोई बहुत किसी को बहुत तेज फीवर हो जाएगा। ओवरऑल पूरे विश्व में लोग बीमार पड़ना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सीजन बदल रहा है। इसलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये चीज कहा जाती है कही जाती है कि इस व्यक्ति को सीजनल कफ एंड कोल्ड है, सीजनल बुखार है ना, ये बीमारी सीजन की वजह से हुई है। तो जब भी सीजन चेंज होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, और उस समय जो माता है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं टू प्रोटेक्ट। ये मदर की एनर्जी है, ये माता है। दूसरा, जो दुर्गा है, दुर्गा माता एक, शिव और शक्ति जो हम कहते हैं, शिव इज मैस्कुलिन एंड शक्ति इज फेमिनिन, तो फेमिनिटी का जो कोर है दैट इज दुर्गा माता। तो आप ये देखेंगे कि स्पेशली अभी जो अश्विन नवरात्रि आएगी, अश्विन नवरात्रि से क्या होता है, रातें लंबी होनी चालू हो जाती हैं। चंद्रमा इज फीमेल एंड सूर्य इज मेल। सूर्य शिव है, चंद्रमा पार्वती है। तो अश्विन नवरात्रि से रातों का जो समय है वो लंबा होना चालू हो जाता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जो फेमिनिन एनर्जी है, जो दुर्गा माता की एनर्जी है, वो स्ट्रांग होनी चालू हो जाती है। इसलिए रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। फिर जब उत्तरायण आएगा, मकर संक्रांति वाले समय पे, वहां से दिन लंबे होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि शिव तत्व बढ़ जाता है। ऐसे ही इस समय जो भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक, ये जो 11 दिन का समय है, इस समय में गणपति तत्व एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उस गणपति तत्व से जुड़ने की जो साधना है, या उस गणपति तत्व को लेवरेज करके कुछ अचीव करने वाली जो साधना है, वो इन 11 दिनों में सबसे ज्यादा रिजल्ट देती हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्व एक्टिवेटेड है। जैसे हम अश्विन नवरात्रि में कन्या पूजन करेंगे, क्यों? क्योंकि दुर्गा माता का शक्ति जो तत्व है वो एक्टिवेटेड है, इसलिए उस समय अगर आप कन्या पूजन करेंगे आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। इस समय अगर आप गणपति पूजन करेंगे तो आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। तो ये जो 11 दिन का समय है, इस समय में गणपति तत्व प्रधान रूप से पूरी सृष्टि के अंदर एक्टिवेटेड रहेगा, और ये चीज कल से चालू होगी। उसके बाद भी जैसे ये गणेश चतुर्थी खत्म हो गई, तो हर चतुर्थी वाले दिन फिर से गणपति तत्व एक्टिवेटेड हो जाएगा। सो इन दिनों में सबसे पहले हम ज्योतिष की रेमेडीज तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पहले आप अगर किसी से कोई वस्तु आप चाह रहे हैं, तो आपको उस देवता को प्रसन्न करना जरूरी है, उस देवता की ब्लेसिंग्स लेनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेमेडी और उपाय पे फोकस नहीं करना है इन दिनों में। हमें सबसे पहले देवता की ब्लेसिंग लेनी है। और देवता की ब्लेसिंग हम कैसे लेंगे? जो गणपति जी का विशेष पूजन होता है, आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, जो विधि विधान प्रॉपरली जानता हो, और पूरे के पूरे 11 दिन या 5 दिन या एक दिन, स्पेशली कल के दिन, आपको पूर्णतः भगवान श्री गणेश का पूजन करवाना चाहिए। जैसे
सत्यनारायण की कथा होती है, आप सबने सुना होगा, ऐसे ही सत्य विनायक की भी एक कथा होती है। तो ये जो सत्य विनायक की कथा है, ये इन 11 दिनों में किसी भी दिन आप करा सकते हैं। ये जो कथा है सत्य विनायक की, ये भगवान श्री गणेश से जुड़ने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। उस गणपति तत्व के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सत्य विनायक की कथा करवाएं। उसके साथ साथ डेली बेसिस पे कुछ ऐसी अ, हर देवी देवता का कुछ फेवरेट होता है। जैसे हर इंसान की कोई फेवरेट वस्तु होती है, वैसे ही हर देवी देवता के लिए कोई ना कोई एक फेवरेट वस्तु होती है, फ्लावर या स्वीट, जो अगर हम उन्हें ऑफर करें उनके दिनों में, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री गणेश की पूजा में जो रेड हिबिस्कस फ्लावर है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते इन दिनों में, तो भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर एक रेड हिबिस्कस की माला या एक रेड हिबिस्कस का फ्लावर आप उन्हें अर्पित करिए। उसके साथ साथ जो शमी पत्र होता है, शमी पत्र भगवान श्री गणेश की पूजा में विशेष महत्व रखता है। शमी के पत्ते, ये 11 के 11 दिन अगर आप भगवान श्री गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करें और साथ में दूर्वा दल अर्पित करें, तो ये भी एक तरीके से आप ये सोच लीजिए जैसे आपको, आप किसी, कोई आपकी बहुत फेवरेट वस्तु अगर आपको दे दी गई हो, तो वैसा ही, जैसी खुशी आपको होगी वैसे ही खुशी भगवान श्री गणेश को होगी। अगर आप भगवान श्री गणपति जी की स्थापना करते हैं, भगवान श्री गणपति जी को आप अपने घर में ला रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप उनको लेकर आए तो उनका फेस ढका होना चाहिए। और किस कपड़े से ढका होना चाहिए? नया कपड़ा होना चाहिए और रेड, ग्रीन या येलो कलर का होना चाहिए। इसके अलावा कोई चौथा कलर यूज नहीं होता है भगवान श्री गणेश की स्थापना में। अगर आप नीचे कपड़ा बिछा रहे हैं तो भी रेड, येलो या ग्रीन। तुलसी पत्र जो है वो भगवान श्री गणेश को वर्जित है, तो तुलसी पत्र भगवान के नैवेद्य में या और किसी तरह से अर्पित आप मत करिएगा। एंड कोशिश करिएगा कि सत्य विनायक की कथा एक ना एक दिन आप अपने घर में इन 11 दिनों में जरूर कराएं। ओके। जैसा मैंने आपको बताया, पूजा विधान जो है वो बहुत डिटेल में है ना। पूजा विधान एक साल में भी यहाँ पे अगर मैं आपको सिखाना चालू करूँ तो वो कवर नहीं होगा। जस्ट इन ब्रीफ मैंने आपको ये बताया है कि किस प्रकार आप थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप उपासना कर सकते हैं। एंड देन अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टारगेटेड ज्योतिष रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो वो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। जिसका भी सवाल है वो हैंड रेज कर सकते हैं। धनलक्ष्मी जी, बहुत प्यारा नाम है आपका। सबसे पहले हैंड रेज आप ही ने करा है। चलिए। थैंक यू सर। सर, कोई काम करने जाते हो ना, वो काम को दो दो बार करना पड़ता है। किसी भी काम को दो दो बार करना ही पड़ता है। वो ओके, ऐसा क्यों सर? ठीक है। देखिए, एक मैं सभी को एक जनरल बात यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स ले रहा हूँ वो मैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं ले रहा हूँ। गणेश चतुर्थी से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है, आपको कोई किसी रिचुअल के बारे में पूछना है, या अभी जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है, तो आप हैंड रेस करिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हर काम को 2 बार क्यों करना पड़ रहा है। इसके लिए आपका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। ऐसे ही
कोई जेनरिक रेमेडी, ज्योतिष में कोई भी चीज जेनरिक नहीं होती है, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। ओके। अगर कोई आप में से जिन्होंने हैंड रेस करा हुआ है, अगर आप अपना पर्सनल चार्ट डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछना चाहते हैं, तो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। इस अभी सब्जेक्ट फेस्टिवल से से रिलेटेड, रिलेटेड कोई डाउट है तो सब्जेक्ट आप से पूछिए। रिलेटेड ही बात करें अभी, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग फेज में बैठे हैं अभी हम। एक कल से जो स्टार्ट हो रहा है उसको पहचाने पहचाने। ठीक है, बहुत सारे हैंड रेज हो गए हैं। ज्योति जी। एक दो क्वेश्चन ले लो फिर बात। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे ये पूछना था, जो लोग गणपति नहीं लाते हैं अपने घर में, हमारे जो पहले के गणपति होते हैं हमारे घर में, उनकी हम हाँ, पूजा किस तरीके से करें? मतलब ये मतलब उनकी पूजा भी हम कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हर साल गणपति लाए जाए, और फिर हमारे पास दिवाली के गणपति जी होते हैं पहले से ही घर में, हम्म। तो तो उनकी बिल्कुल भी हम ऐसा रिक्वायर्ड जी। नहीं है कि आपको हर बार नए गणपति जी लेकर आने हैं। आपके मंदिर जी। में अगर ऑलरेडी एक स्थापित गणपति हैं, प्राण प्रतिष्ठित गणपति हैं, आप उनकी पूजा बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोसेस विधि सेम ही रहेगी, जैसे जो मैंने आपको बताया सत्य विनायक की कथा। तो सत्य हम्म। विनायक की कथा आप अगर गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आपके मंदिर में गणपति जी, आप नए गणपति जी नहीं ला रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। थैंक यू सर। मनोज जी। सर एक सवाल है, कंफ्यूजन है, इसलिए हम आपसे दूर करना चाहते हैं अभी। हेलो। जी पूछिए। सर आपने बोला कि कोई भी पूजा में गणेश जी का पहले होता है, हम्म। करना चाहिए। और हम्म। ऐसे में लेकिन एक ये जो पंच देवता पूजा करते हैं, हम्म। और अगर हम स्पेसिफिक बीच में गणेश को लेते हैं तो गणेश जी का शुरू में करते हैं, नारायण को लेते हैं तो नारायण का स्टार्ट करते हैं, तो पंच पूजा नहीं नहीं पद्धति नहीं में जो नहीं, ऐसा नहीं ये है। क्या है? ये क्या है? पंचायतन पूजा जो है, पंच देवता पूजा, आपके यहाँ पे अगर विष्णु पंचायतन है या देवी पंचायतन है, तो जो प्रधान देवी या देवता हैं वो बीच में रहते हैं, लेकिन शुरुआत तो गणपति जी से ही होगी सारा। अच्छा। जो मंदिर का अरेंजमेंट है वो पंचायतन, जो आपके पांच देवी देवता हैं उसके हिसाब से। अब जैसे अगर आप विष्णु पंचायतन आपने स्थापित करा हुआ है, जी जी। ठीक है, तो विष्णु भगवान जी बीच में रहेंगे, और फिर बाकी सारी देवी देवता उनके हिसाब से उनकी प्लेसमेंट होगी, प्लेसमेंट के लिए है वो। लेकिन शुरुआत तो अच्छा, गणपति जी से ही होगी। जब आप डेली पूजा करेंगे तो पहले गणपति जी की ही पूजा करनी है, किसी भी अरेंजमेंट में। तो वहाँ एक पंचायतन का जो मंत्र है वो मंत्र किस लिए है फिर? जैसे श्री विष्णु शिव गणेश जो वाला जो मंत्र है, जो जी, पंचायतन वो मंत्र है। मंत्र करने का जो क्रम है, जब उस मंत्र के पहले, जब आप पूजा जी चालू ही कर रहे हैं, तब पहले आपको जी। गणपति स्मरण करना पड़ेगा। हाँ तो सर पांचों का पंचायतन मंत्र जैसे आप बोले कि विष्णु जी वो जो पांचों का जो मंत्र है सर, वो बाद में आएगा, पहले गणपति पूजन अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वो कंफ्यूजन था इसलिए हम पूछे। स्वाति जी। जय श्री कृष्णा सर। जी जय श्री कृष्ण। सर मुझे आपकी जितनी नॉलेज नहीं है, एक बच्चे जैसा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है, जैसे एक छोटा बच्चा प्रश्न पूछता है। जी। जो मेरे मन में एक विचार आया है, क्या मैं वो करूं या ना करूं, वो आप मुझे बताइएगा। कि जैसे अपने गाय का जो उपला होता है, अगर हम ये 11 दिनों में उपले के ऊपर हवन सामग्री से गणपति मंत्र की आहुतियां दे, तो क्या वो नहीं, नहीं सही कर सकते। होगा? सबसे अच्छा। पहली बात तो यज्ञ का, हवन का अपना एक पूरा विधान है। उस विधान को जी जी। फॉलो कर कर ही आप हवन कर सकते हैं, तभी वो हवन कहलाएगा, अदरवाइज दैट इज अग्निदाह।
और आप मंत्र से अग्निदाह कर रहे हो तो इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू, अगर प्रॉपर विधि फॉलो नहीं करी गई हो। सेकेंडली, आप जिस भी मंत्र से हवन कर रहे हैं पूरे रिचुअल के साथ, वो मंत्र आपको इनिशिएटेड होना चाहिए, आपको इनिशिएशन प्राप्त होना चाहिए, तभी आप अग्नि कर्म कर सकते हैं। सो किसी भी प्रकार का यज्ञ या हवन उसको आपको टच नहीं करना चाहिए, अग्नि कर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, अदरवाइज नेगेटिव रिपरकशंस बहुत ज्यादा होंगे। जी सर, इसीलिए मैंने कहा कि हमको नॉलेज नहीं है। एक बच्चे जैसा प्रश्न मेरे मन में आया कि ऐसा क्या किया जा सकता है, तो मैंने करने से पहले आपसे पूछना उचित समझा। थैंक यू ऐसा सर, आप बहुत मैं नॉलेज सभी देते के हैं लिए बता हमको। देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता जब तक आपको हवन की प्रॉपर विधि नहीं पता। जी सर। आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे पंडितों को मैंने पॉइंट आउट करा है जब वो ये हवन गलत करवा रहे थे। बहुत सारे पंडित हवन गलत करवाते हैं। आप देखिएगा वो सिर्फ समेधा रख के और वो चालू कर देते हैं गणपति जी से। उसके पहले का पूर्वांग कर्म बहुत ज्यादा है, उसे फॉलो करना जरूरी है। फिर किस प्रकार की समिधा होनी चाहिए, है ना। जैसे आप भगवान श्री शिव का पूजन कर रहे हैं तो उनकी जो आहुतियां हैं वो बिल्व की समिधा पे दी जाती है। भगवान श्री विष्णु में पीपल यूज होता है। फिर उनको अरेंज करने का एक तरीका है। हवन कुंड की जो मेजरमेंट है वो प्रमाणित होनी चाहिए कि ये इतना हमको हवन कुंड यूज करना है। फिर उसके पूर्वांग में आपने जो पूजन करा है उस पूजन के हिसाब से आहुतियां डिसाइड होंगी। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय के उपले पे आपने कर दिया और वो हो गया, है ना। कुसुम जी। जी, हरे कृष्णा सर। सर मैं जी ये पूछना चाहती हूँ, मैं हर साल गणेश जी की स्थापना करती हूँ और हाँ। घर में खुद से अपने गमले की मिट्टी से बनाती हूँ, और ये मैंने कोविड के बाद से ही किया। पहले तो हम्म। मैं भी मार्केट के लाती थी, और जब मुझे हाँ। लगा कि वो अशुद्ध होती है मिट्टी और वो किसी के काम की नहीं होती है, तो फिर मैंने ये घर में करना शुरू किया। लेकिन सर जो इसका पूरा विधि विधान है वो मैं पहले तो पंडित जी से करवाती थी, लेकिन कोविड के बाद से अफोर्डेबल भी नहीं रहा मेरे लिए, और फिर मैंने अपने आप से ही करना शुरू किया। लेकिन मैं हम्म। कथा वगैरह तो करती हूँ, लेकिन हवन वगैरह नहीं करती, क्योंकि मंत्र उच्चारण है और विधि भी मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है, तो मैं वो गलत हो जाए इसलिए मैं ऐसा करती नहीं। तो क्या सर ये सब सही है? आप किसी ब्राह्मण को एक बार बुला के हवन करवा लीजिए, बिकॉज कथा का जो समापन है वो हवन से होगा। ये अच्छा नियम जी। है कि हवन होना चाहिए, है ना। लास्ट में जैसे अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप हवन करवा सकते हैं एक बार, बट अगर कथा पूरी हो रही है तो फिर हवन का होना भी जरूरी है। हवन इज द ओके सर। कंप्लीशन पार्ट। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर ममता जी। जी सर, राधे राधे सर। जी। सर एक जैसे हम तीस टाइम्स में हम देख रहे हैं कि हम गणपति की स्थापना करते हैं और बाद में विसर्जन करते हैं, तो क्या विसर्जन करना जरूरी होता है? जी बिल्कुल। अगर आप इन दिनों में गणपति जी को बाहर से लेकर आ रहे हो अपने घर में, तो आपको अनंत चतुर्दशी वाले दिन विसर्जन करना जरूरी है। ये विधान है। अच्छा, जैसे मैंने अपने यहाँ भी देखा है, जहाँ पर मैं सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ पर 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए ये प्रोग्राम होता है, तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है क्या? हाँ, 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन, अच्छा, ये आप अपने घर में रख सकते हैं गणपति जी को। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, ऐसी जानकारियां जो भी प्रश्न करेंगे सबके लिए ही, सब सुन रहे हो, सबको मिल रही है जानकारी, तो नेक्स्ट टाइम इसके बाद में ना कभी एक सेशन रखिए जिसमें कि लक्ष्मी जी की पूजा के ऊपर भी थोड़ा सा लोगों को जानकारी होगी और उनका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। कभी ऐसा भी जरूर प्लीज कीजिए। मैम, ऑलमोस्ट 3 सालों से मैं दीपावली की एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें प्रॉपर रिचुअल्स जो मैंने सीखे हैं फ्रॉम बहुत सारे ब्राह्मणों के द्वारा, स्पेशली जो मेरी पूजा पद्धति की ट्रेनिंग है दैट इज फ्रॉम साउथ इंडिया।
और वो जी जी सारे रिचुअल्स हम 3 साल से शेयर कर रहे हैं विद यंत्रास एंड एवरीथिंग एल्स। वो सर, मैं पिछले के तो पहली पिछले बार साल जुड़ी तो हूँ। इतना इतना बड़ा मुहूर्त था फॉर अ पर्टिकुलर यंत्र, जिसको बनाने के लिए मैंने लोगों को इनिशिएट भी करा था कि आप इस यंत्र को बनाइए दीपावली के समय पे। और इस बार भी दीपावली की वर्कशॉप होगी ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है सर, जुड़े रहने का मौका मिलेगा। अभी जैसे अभी गणपति पूजा के बाद में एक हफ्ते बाद ही महालक्ष्मी पूजन का भी शुरू होता है, जो कि 15 दिन का होता है। तो हम्म। कुछ उसके बारे में भी। जी, वो तो बेसिकली हमारे यहाँ पे काफी अच्छे से मनाया जाता है, बिकॉज उज्जैन में जो गजलक्ष्मी मंदिर है जी वहां पे हाथी अष्टमी वाले दिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। और वो जो मंदिर है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही गजलक्ष्मी जी का मंदिर है जो कि उज्जैन में है, जहाँ पे ये हाथी अष्टमी की जी जी पूजा को बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है। और वहां जाके दर्शन करने का महत्व उस दिन बहुत ज्यादा है। तो 15 दिन का जो महालक्ष्मी व्रत है जी उसमें जिस पर्टिकुलर फॉर्म की सबसे ज्यादा उपासना करी जाती है दैट इज नोन एज गजलक्ष्मी। जी वो सर। महालक्ष्मी जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो उसमें से जी जी गजलक्ष्मी जी का जो फॉर्म है उस पर्टिकुलर फॉर्म की सबसे ज्यादा उपासना उस समय पर करी जाती है। बट अगेन वही है कि आपको विधि पता होनी चाहिए। और देवी के किसी भी मंत्र के लिए अगेन इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रॉपर एक पद्धति को फॉलो करके जी सर। आप जब इन दिनों में पूजा करते हैं, जो महालक्ष्मी व्रतम है ये श्राद्ध पक्ष के बीच जी में आता है, इसलिए बहुत सारे लोगों हाँ को जी, ऐसा हाँ जी। लगता है कि भाई हम श्राद्ध भी कर रहे हैं तो क्या महालक्ष्मी पूजन उस समय कर सकते हैं, दोनों चीजें साथ में। तो बिल्कुल किया जा सकता है, कोई उसमें समस्या नहीं है। और सर, इसकी एक थोड़ा सा कथा है, इसको बट वो कैसे कथा करना चाहिए? क्योंकि पांडवों मार्केट में में। जो बुक्स आती हैं। जी सर। नहीं नहीं नहीं, वो सब वैसा नहीं है। पांडवों की इसमें एक कथा है कि पांडवों ने जब सारी संपत्ति खो दी थी तो आई थिंक माता कुंती ने इस व्रत को चालू करा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, माता कुंती के द्वारा ये व्रत चालू करा गया था। और उसके बाद बाद से गजलक्ष्मी माता जी की पूजा इन 15 दिनों में हर कोई करता हुआ आ रहा है। इसका इसका जो महत्व है ये बहुत बहुत बड़ा महत्व है। मतलब जिस तरीके से दीपावली की पूजा है ऑलमोस्ट उसी तरीके से ये 15 दिनों की भी पूजा महालक्ष्मी जी को समर्पित करी जाती है। तो उन दोनों दिनों के आसपास एक सेशन और ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तब डिस्कस करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम हमारा रेमेडीज वाला टॉपिक चालू करेंगे। नीता जी। हेलो सर, नमस्कार। जी। ये दो क्वेश्चन छोटे छोटे थे थोड़ा। जी। एक तो आपने अभी जो बताया था, तो एक तो आपने कहा कि एक तो चतुर्थी तिथि का दोष लगता है, और जी। साथ में आपने कहा चतुर्दशी तिथि का भी दोष लगता है, अष्टमी तिथि का भी दोष लगता है। तो ये दोष किस प्रकार के होते हैं, एक तो ये जानना था। और दूसरा, जैसे अभी एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था कि हम गाय के उपले पे रख करके हवन कर सकते हैं। तो कुछ लोग नवरात्र की पूजा में जैसे डेली थोड़ा सा वो बना लेते हैं, और वो अग्यारी जैसे उसको कहते हैं उसको करते हैं। तो वो उचित है कि नहीं, वो सही प्रॉपर है कि नहीं है, ये जानना था। बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैं पहले पहले दे रहा हूं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप ऐसा कभी हवन नहीं करना चाहिए। जी, अ, जो पूजा विधि की जो मेरे सेशंस हैं कभी आप वो अटेंड करिएगा, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। ओके। ओके। आपका पहला जो सवाल था वो ये था कि दोष क्या होता है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है। जी। आपके जन्म के पहले आपका जन्म का पंचांग तैयार हो जाता है। मतलब आपका जन्म आज अगर किसी का जन्म हो रहा है मान लीजिए, तो आज के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस तो आपका जब जिस समय जन्म होगा तब वो कॉम्बिनेशन देखे जाएंगे। लेकिन पंचांग तो पहले से ही डिसाइडेड है कि आपका जन्म कौन सी तिथि में हो रहा है। जैसे आज तृतीया तिथि है,
तो तृतीया तिथि के जो भी प्रभाव होंगे वो आपके ऊपर रहेंगे। ऐसे ही जिसका जन्म चतुर्थी में हो रहा है, तो चतुर्थी तिथि के जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव है वो उस व्यक्ति के ऊपर रहेंगे। अब आपको वो तिथि क्यों प्राप्त हुई? आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। तो जैसे अगर चतुर्थी में आपका जन्म हुआ है तो आपके हर काम में ऑब्स्टिकल आएंगे, वो चतुर्थी दोष है। अष्टमी में अगर आपका जन्म हुआ है तो अष्टमी तिथि का जो दोष है वो इतना ग्रेव नहीं माना जाता, इतना सीरियस नहीं माना जाता। बट अष्टमी तिथि में भी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और चतुर्दशी बहुत सीवियर, स्पेशली अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस्या वाली, तो उस तिथि में अगर जिसका जन्म हुआ है तो नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत परेशान करेंगी। इसलिए चतुर्दशी और अमावस्या का जो बर्थ है उसकी प्रॉपर शांति करवाई जाती है, बड़ी पूजा होती है और उस तिथि के दोष को शांत करवाया। तो अब ये सारे दोष क्यों प्राप्त हुए किसी को? अकॉर्डिंग टू प्रारब्ध। ओके, चलिए अब हम आते हैं इन दिनों में रेमेडीज वाले टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेन रेमेडीज करने से कोई रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे जब तक उस देवता का ग्रेस आपके पास नहीं है। जब तक उस देवता का ग्रेस आपके ऊपर नहीं है तब तक रेमेडीज काम नहीं करेंगी। तो इन 11 दिनों में अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं गणपति तत्व का यूज करते हुए, तो गणपति जी की ब्लेसिंग्स आपके पास होनी चाहिए। ओके, जस्ट 1 मिनट का समय दीजिएगा, मुझे कॉल आ रहा है, देन वी कंटिन्यू। ओके, सो हम बात कर रहे थे रेमेडीज और देवता के ग्रेस की। सो देखिए यहाँ पे हम गणेश तत्व का यूज करते हुए हमारे नव ग्रहों को पैसिफाई करना चाह रहे हैं। तो गणपति जी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो मैंने अभी आपको बताया सत्य विनायक की कथा, वो आपको, अगर आप रेमेडीज अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पहले सत्य विनायक की कथा इन दिनों में करवा लेनी चाहिए। सेकेंडली, जो रेमेडीज अब मैं आपको बताऊंगा वो रेमेडीज करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपके लिए मेलेफिक है, आपके लिए नेगेटिव है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको 9 के 9 ग्रहों के उपाय बताऊंगा, बट 9 के 9 को हम सही कर लें ऐसा नहीं है। एक साथ हम सारे 9 प्लैनेट्स को कर लें ऐसा भी नहीं है। आपको 2 या 3 प्लैनेट आपके लिए मेलेफिक हो सकते हैं, आप करिए, लेकिन सबके सब के लिए आप ये उपाय नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो तो आप देखिए सक्षम, वो सारी क्वेरी ना ये भी आती है हमारे पास कि सर एट ए टाइम हम कितनी रेमेडी करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कई सारे प्लेनेट हमारे कुंडली में कर खराब हैं, तो कितने प्लेनेट की एट ए टाइम हम रेमेडी कर सकते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन लोग बच्चे पूछते हैं जब भी कोई हम वेबिनार करते हैं या कोई इस तरह रेमेडीज की क्लास करते हैं। तो इस पे जरूर बात करेंगे अभी हम। और एक अनाउंसमेंट मैं पहले कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चर्चा को चालू करेंगे। रेमेडीज की क्लास जो अब हमारी है, सक्षम आपको बताएगा कि इन 11 दिनों के अंदर हमारे जो 7 विजिबल प्लैनेट हैं, इनकी हम क्या रेमेडी करें। ये 9 के 9 है सर, नौ अच्छा, के नो नौ के नो की करा रहे हो, चलो चलो, राहु केतु भी शांत कर हो रहे हैं अब आप।
बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमने ये देखा है कि काफी टाइम से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमें ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टमेटिकली तरीके से एक डिग्री फॉर्म में सीखनी है। अभी तक हम आपको ज्योतिष कैसे पढ़ाते आए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, कि पहले बेसिक पढ़ा दिया, फिर उसका एडवांस, फिर उसका एडवांस। तो छोटे छोटे पार्ट्स हमने बनाए थे, उस माध्यम से हम पढ़ा रहे थे, और वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड ऐसी है कि सर हमें ना एक कंबाइंड कोर्स करके ना, एक एक कंपाइल कर कर एक कोर्स बनाइए जिसमें हम एक अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन सके। तो फिर सक्षम ने, मैंने विचार किया चलो भाई, जो मार्केट की डिमांड है वो करना चाहिए। तो आप सभी के लिए हम एक डिप्लोमा कोर्स लेकर आ रहे हैं सक्षम के साथ, जिसमें अभी हम बताएंगे कि उसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं। तो मैं जस्ट एक आपको बैनर शेयर कर देता हूँ। इसकी डेट अभी टेंटेटिव डेट्स है, इसमें कोई ऐसा हमने ये नहीं है कि भाई अभी डेट कोई फाइनल हो गई है। डेट अभी फाइनल करनी है, लेकिन हाँ इस डेट के आसपास ही हम लॉन्च करेंगे। तो ये हमारा 2 महीने का, 2 महीने कह रहे हैं, 2.5 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन एक टेंटेटिव ड्यूरेशन हमने डाल दी है कि कम से कम 2 से 3 महीने के बीच में ये कोर्स रहेगा हमारा। ये हमारा डिप्लोमा कोर्स रहेगा, सर्टिफाइड कोर्स रहेगा। और इस कोर्स के अंदर हम ज्योतिष के बहुत सारे कंटेंट को शामिल किया गया है, इसलिए ये हमारा डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है। मैक्सिमम मतलब हम 50 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं रखने वाले हैं, बल्कि इसके ऊपर भी अभी हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है हम इसको 25 या 30 कर दें, क्योंकि बेसिकली क्या हमारा पर्पस क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाने का, और ये सभी हम जो पुराने स्टूडेंट हैं जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष हम उन बच्चों को सिखाना चाहते हैं जो वाकई में ज्योतिष शास्त्र सीखने के काबिल हैं, या वो क्यूरियोसिटी रखते हैं कि हमें शास्त्र को शास्त्र की तरह पढ़ना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम जीवन में जब भी पढ़ाते हैं, चाहे छोटा कोर्स पढ़ाए बड़ा कोर्स पढ़ाए, उसमें हमारा कमाई से ज्यादा ध्यान ये रहता है कि हमारा जो गुरुओं का आशीर्वाद है, एजुकेशन फॉर्म में जो हमने गुरुओं से शास्त्र सीखा है, सक्षम ने, हमने इतने सालों में जो मेहनत की है, निचोड़ आपको जो देने हैं, वो सही पात्र को मिलना चाहिए। और जो पुराने स्टूडेंट हैं सक्षम के, वो जानते भी हैं कि सक्षम इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि शास्त्र पढ़ना है, ज्योतिष पढ़ना है तो बड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा, क्लास में बैठना पड़ेगा, आपको होमवर्क दिया वो करके लाना पड़ेगा, इसके लिए कोई मजाक नहीं, है ना। ये सक्षम ने कहा था सर 50 कर दो, लेकिन मैं फिर भी रिजिड हूँ कि थोड़ा सा नहीं, मतलब मैं कह रहा था 50 कर दो, सक्षम ने नहीं सर, मैं ज्यादा स्टूडेंट को नहीं पढ़ाने वाला, 25 या 30 स्टूडेंट मैक्सिमम मुझे चाहिए, इससे ज्यादा स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा अभी सक्षम से थोड़ा मंथन चल रहा है इसके ऊपर, वो विचार कर लेंगे। तो मतलब लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर, कहने का मतलब। ओके। तो ये डिप्लोमा कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और रात को 9 से 10:30 11 जब तक भी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। इसकी फीस है 30,000 के आसपास हमने रखी है। इसमें भी अभी थोड़ा चल रहा है, देखो क्या थोड़ा कमती बढ़ती क्या करते हैं। तो मतलब डेट है, ड्यूरेशन है, सीट्स हैं, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर लेकिन रहेगा इसके आसपास ही। तो ऑल आर इनवाइटेड, जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि सर हमें एक डिप्लोमा कोर्स करा दीजिए। और ये कोर्स मतलब ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड सर्टिफाइड कोर्स रहेगा। जिसके पास भी ये डिप्लोमा का हमारा सर्टिफिकेट होगा ना, इसका मतलब वो एक अच्छी नॉलेज कैरी कर रहा है, तभी हम सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, ये पक्का है। और आप सभी को जानकर हैरानी भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, मुझे तो पता है कि जब किसी ऐप के ऊपर आप काम करते हैं, सिर्फ हमारा सर्टिफिकेट ही दिखा देते हैं ना, तो 99% तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाता है, बिना इंटरव्यू लिया। ठीक है। उनको पता है कि एस्ट्रो गैलेक्सी से बच्चा पढ़कर आया है, क्योंकि एक्स्ट्रो गैलेक्सी अब तक 22,000 स्टूडेंट पढ़ा चुका है, 22,000 स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी में, हमारे सारे मेंटोर मिलाकर। और आज की डेट में एस्ट्रो टॉक पर ही 3,000 से ऊपर बच्चा हमारा काम कर रहा है, जो हमसे पढ़कर गया, चाहे ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, चाहे टैरो है, चाहे न्यूमरोलॉजी है। जब इतना सारा बच्चा है किसी एक प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो समझ जाइए, है ना। अब एस्ट्रो टॉक पे तो ये हालत हो गया है कि कोई भी बच्चा कहता है ना मैं नागी सर से या एस्ट्रोलॉजी से पढ़कर आऊँ, ये मेरा सर्टिफिकेट, तो बिना इंटरव्यू के रख लेते हैं उसको, ये हालत हो गई है। क्योंकि जितने हमारे बच्चे काम कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसको एक्चुअल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, नॉलेज लेनी है,
तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये जरूर नहीं है कि हम हर महीने इस कोर्स को लॉन्च करें। अभी ये लॉन्च किया है, हो सकता है फिर हमारा 6 महीने साल भर हम इसको लॉन्च भी ना करें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष को लेकर हम कमर्शियल नहीं है। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर स्क्रैच से लेकर अच्छे से सीखना है, तो ऑल आर इनवाइटेड। अब इसके सक्षम मैं चाहूंगा कि एक बार कोर्स कंटेंट भी अगर हम शेयर कर दें, ताकि देखिए हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहते हैं कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि हम इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, कितना वाइड कितना ब्रॉड। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, इसका कंटेंट ही कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो हम कंटेंट को क्या क्या कवर करेंगे वो आपका डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद सक्षम की जो क्लास है कि इन 11 दिनों में हम अपने नो प्लान को कैसे ठीक कर सकते हैं, हर प्लान की कैसे रेमेडी कर सकते हैं, वो हम फिर सक्षम से सीखने वाले। यस सक्षम, प्लीज। सर 1 मिनट में उसको पुल आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये डिप्लोमा कोर्स जो है वाकई में मतलब आप लोगों की डिमांड पर लाया गया है। वरना तो हम पहले छोटे छोटे कोर्स को छोटा छोटा करके पढ़ाते रहे हैं आपको, लेकिन अब हमने इसको बड़ा ही एक कंपाइल कर एक अच्छा बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है। और इस वे से पढ़ाएंगे कि अगर आपको ज्योतिष का जे भी नहीं आता, अगर आपको अपने जोडिएक साइन के नाम भी याद नहीं है कि कितने जोडिएक साइन होते हैं ये भी नहीं पता, तब भी हम आपको दावा करते हैं कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हमने सक्षम ने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इतना कंटेंट इकट्ठा कर लिया है, इतना उन चीजों को डिकोड कर लिया है सक्षम ने, कि अब आपको कहते हैं ना मक्खन में से मक्खन निकाल के हम दे रहे हैं। ये सक्षम आपने शेयर करना हो सक्षम, मैं अपना शेयरिंग लूंगा। हाँ मैं 1 मिनट। हाँ, और सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम। कल से अगले 3 दिन हम आप मेरे साथ मिलेंगे, जिसमें हम 3 दिन का हमारा जो टैरो का फ्री कोर्स है वो हम सभी के लिए लॉन्च किया है। वो कल से हमारा शुरू होगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड और सेम टाइमिंग। कल फिर मिलेंगे अगले 3 दिन तक हम, जिसमें टैरो सीखेंगे, टैरो होता क्या है, टैरो कैसे काम करता है, टैरो से कैसे प्रेडिक्शन निकल कर आती है, और उसमें फ्री कंसल्टेशन भी हम आपको देने वाले हैं। तो चाहे लर्निंग पर्पज से बैठिए, चाहे कंसल्टेंसी पर्पज से बैठिए। यस। ये बैनर के साथ आपको और इसको फॉर्मेट करके इसमें पूरा सिलेबस है, ये पीडीएफ भी आप सभी को सेंड कर देंगे। सो ऑलमोस्ट ये पूरा हमारा सिलेबस है जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं, राइट। तो एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ कि टॉपिक्स क्या क्या है ना। अभी इसको हम और फॉर्मेट कर रहे हैं थोड़ा सा। सो हम चालू करेंगे बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई में पढ़ लीजिएगा। देन चार्ट कंस्ट्रक्शन हमारा एक टॉपिक रहेगा। देन हम इसमें भृगुनंदी नाड़ी के भी कॉन्सेप्ट्स को वैदिक के साथ कवर करेंगे। तो भृगुनंदी नाड़ी भी होगा और वैदिक भी होगा साथ में। सो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है वो करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है। हालांकि नाड़ी में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें ओवरव्यू लेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। देन बेसिक नक्षत्र विद्या, ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा कोई भी और ये नहीं करवाता, और हमने भी एक ही बार करवाया है ये नक्षत्र विद्या का कोर्स। तो नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करा जाता है, सिर्फ नक्षत्र से। प्लैनेट्स का रोल उसमें होता है, लेकिन एक बहुत ही सुपरफिशियल रोल है। हम मतलब नक्षत्रों को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, और सिर्फ नक्षत्र के बेस पे किस प्रकार से प्रिडिक्शन करा जाता है वो हम इसमें सीखेंगे। देन एडवांस नक्षत्र विद्या विद नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज, ये हमारा टॉपिक है। एडवांस नक्षत्र विद्या और नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज किस प्रकार से हमको अप्लाई करनी है। उसके बाद हम एडवांस 37 एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल योगाज और उनका इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। टोटल 37, जो वैसे तो लाखों योग है, अगर हम
एक एक योग पढ़ना चाहें तो कभी हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसे 37 योगास को आइडेंटिफाई करा गया है, जिन योगों को स्टडी करके आप बाकी के योग डिकोड कर सकते हैं अपने आप। उन योग को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन उसके बाद फर्स्ट टाइम हम भृगु चक्र पद्धति के द्वारा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मेथड है भृगु चक्र पद्धति करके, आपने दशा सुना होगा, गोचर सुना होगा, भृगु नंदी नाड़ी वाले स्टूडेंट्स ने प्रोग्रेशन सुना होगा। बट एक बहुत ही यूनिक मेथड है भृगु चक्र पद्धति। इस मेथड को हम डिस्क्लोज करेंगे और इसके बेसिस पे इवेंट्स को टाइम किस प्रकार से करा जाता है वो हम देखेंगे। देन सामने वाले का भाग्य कैसे देखना है, मैरिज कैसे देखनी है फ्रॉम नवांशा। तो नवांशा के ऊपर पूरा हमारा डेडिकेटेड एक डिस्कशन रहेगा। इसमें एडवांस्ड इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स किस प्रकार से हमें करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद रुद्राक्ष के थ्रू किस प्रकार से रेमेडीज की जाती, ये हमारा एक टॉपिक है। उसके बाद हम विंशोत्तरी दशा स्टडी करेंगे डिटेल में। विंशोत्तरी दशा कैसे काम करती है, कैसे उसका एप्लीकेशन है दशा के थ्रू किस प्रकार से। तो एक तो हम भृगु चक्र पद्धति से टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखेंगे, फिर एक विंशोत्तरी दशा से भी देखेंगे। उसके बाद जितने भी नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए करियर कैसे इस फील्ड में बिल्ड करना है, उसके लिए काउंसलिंग सेशंस भी यहाँ पे हमने रखे हैं। तो ये एक रफ सिलेबस है। बाकी इसका जो डिटेल है ये पूरा एक पीडीएफ और फॉर्मेट प्रॉपर होकर हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये मतलब जो ये इस तरह का कोर्स जो हमने डिजाइन किया है, ये सक्षम शायद ही किसी ने किया होगा कि मतलब भृगु चक्र पद्धति लगा देना, बीएनएन को वैदिक के साथ जोड़ देना। मुझे लगता है अब तक शायद किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया हो, शायद ही किया हो किसी ने, मेरी नजर में तो नहीं। तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं और उनको पूरा डिटेल में हम सीखने वाले हैं। ओके। अभी किसी ने पूछा है सर इसका पीडीएफ, यस डेफिनेटली आप जुड़े रहिए, कि आज तो हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बार आया कि चलो बच्चे जुड़े हैं तो बता दें उनको, एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई हमारा ऐसे ऐसे कोर्स लॉन्च हो रहा है अभी, तो अपने आप को तैयार कर रखिए कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें सीखनी है। और वो मैंने बताया कि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट हम रखने वाले हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा इसमें। और हम खुद से डिसाइड करेंगे कि कौन लायक है सीखने के लिए, कौन नहीं लायक है। ऐसा नहीं है कि आपने फीस सबमिट कर दी और हमें ऐसा लगा आपकी एक्टिविटी से, आपके भाव से, कि यस यू आर नॉट ए राइट पर्सन टू लर्न ज्योतिष, तो हम आपकी फीस वापसी कर देंगे और हाथ जोड़ देंगे। ठीक है। तो और ये कोर्स स्क्रैच लेवल से, अभी तो हमने वैसे ही सक्षम ने बता दिया, मेन मेन टॉपिक बता दिया, लेकिन इसको एलाबरेट करेंगे हम एक एक टॉपिक, कि बेसिक में हम क्या सीखेंगे, थोड़ा एडवांस में हम क्या सीखेंगे, फिर इसके ऊपर दशा, एक डेडिकेटेड गोचर। वेबिनार भी होगा, आज तो टॉपिक नहीं था। हाँ, तो आज तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसका इसका पूरा एक वेबिनार करेंगे हम, उसमें से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। थैंक यू मनाली, मनाली ने लिखा सर कंटेंट इज मतलब बहुत अच्छा है, रियली नाइस, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सुन के आते हैं, तो ये कंटेंट आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। और जिस जिस शिद्दत के साथ या जिस रिसर्च ओरिएंटेड सक्षम आपको पढ़ाने वाला है ना, वो भी शायद कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड चीजें होती है ना, जो गुरुओं से मिलता है और जो अपने काम किया होता है कई सौ कुंडलियों में, कई हजार कुंडलियों में, वो फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। वरना झूठ फरेब तो हर जगह चल रहा है। ठीक है, इतना गंद मचा रखा है लोगों ने, है ना, साल हुआ नहीं ज्योतिष पढ़े और वो ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ सक्षम, भ्रूण नंदी नाड़ी, मैंने तेरे को बैनर भेजा था भाई, है ना, ऐसे ऐसे ऑकल्ट मास्टर बन गए हैं। भगवान ही मालिक है, मतलब अब ज्योतिष का भगवान ही मालिक है, भगवान के सारे चल रहा है ज्योतिष। तो अपनी आंख नाक खुली रखिए, ज्योतिष कभी किताब पढ़ने से नहीं आएगा, या किताबी ज्ञान से ज्योतिष नहीं आएगा। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे ज्योतिष नहीं सिखा सकता। ओके। और पूछ लेना इनको, इनको सिर्फ शास्त्रों के नाम पूछ लेना, जो मार्केट में घूम रहे हैं ना ज्योतिषी और बीएनएन पढ़ाने वाले, उनको ये पढ़ा, ये यही पूछना है कि बीएनएन की शुरुआत कहाँ से हुई, उनको ये भी नहीं पता हो, बस वो फॉर्मूले रट लिए हैं,
किसी ने पीडीएफ सीखा होगा, वही पीडीएफ पढ़ाकर उतना ही ज्ञान देकर चले जाएंगे। ठीक है, यस अक्षर। ओके, चलिए अब क्विकली हम रेमेडीज डिस्कस कर लेते हैं, यस। क्योंकि मुझे भी कल के सेलिब्रेशंस की तैयारी करने के लिए जाना है। हम 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से प्लैनेट की रेमेडी करनी है आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। वैसे गणपति जी की जो उपासना है या गणपति जी तत्व से जो रेमेडीज करी जाती हैं, वो केतु प्लैनेट के लिए करी जाती हैं, मंगल के लिए और बुध के लिए। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट केतु हैं, बट वो स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं। हम 9 प्लैनेट्स की इंडिविजुअल रेमेडीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम चालू करेंगे फ्रॉम मून, चंद्रमा। अगर आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, और आप ये जानते हैं कि ये चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हमको पैसिफाई करना है, जिसको हमें शुभ करना है, आपको ये नॉलेज है, तो उस केस में आपको अभी ये जो 11 दिन है, इसमें आपको मंडे का दिन चूज करना है। मंडे मंडे का दिन होगा, और सनसेट के बाद 8 से 9 बजे के बीच में आपको गणपति जी के मंदिर में जाकर ये रेमेडी करनी है। अगर आप अपने घर में गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तब भी मंदिर जाना है, ये घर में नहीं करना। आपको गणपति जी का जो जो जहां पे प्रधान डीटी गणपति जी हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है, और वहां पे जाकर आपको गाय के घी का दिया सबसे पहले आप प्रज्वलित करेंगे, और चंदन की धूप, अगरबत्ती नहीं, चंदन की धूप, स्पेसिफिक है, चंदन ही यूज होगा। उसके साथ साथ आपको गणपति जी को वाइट कलर के फ्लावर्स, वाइट कलर की मिठाई, वाइट कलर के कपड़े, प्योर वाइट कलर के कपड़े आपको अर्पित करने हैं। बस चीजें स्पेसिफिक हैं, किसी भी चीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 11 दिनों में मंडे वाले दिन आप जाएंगे स्पेसिफिक गणपति जी के मंदिर में, जहां पे प्रधान डीटी गणपति जी हूँ। 8 से 9 बजे के बीच में आपको उनको व्हाइट कलर के कपड़े, व्हाइट कलर की मिठाई और व्हाइट कलर के फ्लावर्स अर्पित करने हैं। चंदन की धूप प्रज्वलित करनी है, और गाय के घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और 10 मिनट वहीं पे बैठ के चंद्रमा के ऊपर आपको मेडिटेट करना है, और गणपति जी से प्रार्थना कर कर आप वापस आ जाएंगे। मंगल मंगल को अगर आपको गणपति तत्व यूज करके पैसिफाई करना है, तो आपको ट्यूसडे वाले दिन अगेन गणपति जी के मंदिर में जाना है। गुलाब की धूप बत्ती आप यूज करेंगे, गाय के घी का दीपक आप यूज करेंगे, और यहां पर रेड फ्लावर, रेड मिठाई और रेड कपड़े आपको गणपति जी को अर्पित करना है दिन में 12 बजे के बाद। दिन से शाम के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं, और मंगल के ऊपर मेडिटेट 10 मिनट करके गणपति जी से प्रार्थना करके आपको आ जाना है। तो ये प्रोसेस सेम रहेगा, प्लैनेट के हिसाब से जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। बुध के लिए हम डिस्कस करते हैं। वेडनेसडे का दिन आपको चूज करना है, ग्रीन कलर के कपड़े आपको अर्पित करने हैं। ग्रीन जो दूर्वा ग्रास होती है, 21 दूर्वा की माला आपको बनानी है। बाजार में बनी बनाई भी मिलती हैं। 21 दूर्वा दल जो होते हैं, उनकी माला बनाकर आपको गणपति जी को वो अर्पित करना है। साथ में ग्रीन मिठाई और ग्रीन कपड़े। और बुध के लिए चंदन की धूप यूज होगी। मंगल के लिए शायद मैंने चंदन बोला, मंगल के लिए आपको गुलाब यूज करना है, गुलाब की धूप। अब ग्रीन मिठाई अगर आपको नहीं मिल रही है, तो
इलायची या पिस्ते वाली कोई मिठाई आप ले लीजिए, या व्हाइट कलर के पेड़े के ऊपर इलायची पाउडर आता है मार्केट में, वो इलायची पाउडर स्प्रिंकल करके वो आप अर्पित कर दीजिए। देन बृहस्पति, चंदन की धूप, गाय के घी का दीपक, येलो फ्लावर, येलो स्वीट, येलो कपड़े गणपति जी को। बाकी विधान सेम रहेगा, बृहस्पति जी के ऊपर मेडिटेट करके गणपति जी से प्रार्थना करके आपको वापस आ जाना है। शुक्र के लिए गुलाब की धूप आप यूज करेंगे। स्पार्कलिंग व्हाइट कपड़े, जो एक चमकीला व्हाइट होता है, उस कलर के कपड़े, व्हाइट कलर के फ्लावर्स और व्हाइट कलर की मिठाई, ये आपको अर्पित करनी है। और बाकी का सेम प्रोसेस फॉलो करके आप आ जाएंगे। देन शनि, शुक्र के लिए फ्राइडे वाला दिन, बृहस्पति के लिए थर्सडे वाला दिन, शनि के लिए सैटरडे वाला दिन, लेकिन कल नहीं होना चाहिए। कल जो फर्स्ट गणेश चतुर्थी का दिन रहता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए रहता है। देन संडे से आप चालू कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको शनि के लिए उपाय करना है तो नेक्स्ट सैटरडे से, सैटरडे वाले दिन आप करेंगे। अब यहां पर तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तिल के तेल का, गाय के घी का दीपक यहां प्रज्वलित नहीं होगा। तिल्ली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, चंदन की धूप आप यूज करेंगे, और स्काई ब्लू कलर के कपड़े, स्काई ब्लू कलर की मिठाई और स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स। अब स्काई ब्लू कलर की मिठाई तो थोड़ा कई कई लोगों के लिए संभव नहीं होगा, वैसे उपाय तो यही है कि वही कलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको स्काई ब्लू कलर की मिठाई प्राप्त नहीं हो रही है तो आप खोई की जलेबी यूज कर सकते हैं। इस केस में खोई की जलेबी जो ब्लैक कलर की होती है उसे इस्तेमाल करा जा सकता है प्रसाद के लिए। केतु के लिए मल्टी कलर कपड़े आप भगवान श्री गणपति को देंगे। सप्त धान्य आता है, उसका आपको एज अ नैवेद्य ऑफर करना है। सप्त धान्य, 7 अलग अलग तरीके का धान्य आप ऑफर करेंगे, फिर आप उसको डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट आपको इस इंटेंशन से नहीं करना है कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, आपको सिर्फ इस इंटेंशन से डोनेट करना है कि सामने कोई भूखा है तो मैं उसको खाना खिला रहा हूं या खाना खिला रही हूँ, दैट्स इट। बस वो इंटेंशन आपका डोनेशन का होना चाहिए। सप्त धान्य आप ऑफर करें और फिर उसे डोनेट कर दें। उसके साथ साथ मल्टीपल कलर, अलग अलग रंग बिरंगे पुष्प आप भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दें। केतु के लिए दिन कौन सा निर्धारित होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे शाम को, रात में 9 से 12 के बीच केतु का समय है। और राहु का जो समय है वो सैटरडे रात में 9 से 12 है। शनि का भी सैटरडे आफ्टर सनसेट। राहु के लिए आपको क्या करना है? राहु के लिए जो सेम प्रोसेस हमने सैटर्न के लिए करा था वो सेम प्रोसेस राहु के लिए भी है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। देन सूर्य, संडे वाला दिन, परसों आप कर सकते हैं। रेड कलर के कपड़े, रेड कलर की मिठाई, रेड कलर के फ्लावर्स, घी का दीपक और चंदन की धूप आपको गणपति जी को अर्पित करनी है। सूर्य ग्रह पे मेडिटेट करना है और आप वापस आ जाइए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में जो गणपति आपने रखे हैं या आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में गणपति जी रखे हुए हैं, वहां ये नहीं करना। ये स्पेसिफिक गणपति जी के प्रधान मंदिर में जाके आपको करना है। क्लियर है सभी को? किसी का कोई सवाल, 1-2 क्वेश्चंस मैं ले लूंगा, हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी का सक्षम, कोई। किसी ने पूछा है कि सर आपने वीरवार के लिए टाइम नहीं बताया। आप बताया ना, दिन में। हाँ, दिन में करना है, सनसेट से पहले पहले ऐसे करना ऐसे समझिए आप इसको, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स के लिए टाइम निर्धारित है। मून के लिए सोमवार वाले दिन आपको रात में करना है 8 से 9, और उसके साथ साथ शनि राहु केतु के लिए भी आफ्टर सनसेट है।
बाकी सारे प्लैनेट्स आप दिन में कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसकी रिकॉर्डिंग, देखिए इसकी रिकॉर्डिंग में आज रात को ही, अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है, कोई चीज़ रिपीट आप सुनना चाहते हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी सेशन खत्म होने के 1 घंटे के अंदर अंदर डाल दूंगा। और आप सभी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से ही है, डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर 800 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जहाँ पर हम आपको ऑथेंटिक नॉलेज हमने आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये वीडियो आज रात को यूट्यूब पर चढ़ जाएगा, तो आप वहां से दोबारा सुन सकते हैं। कोई रेमेडी को नहीं समझ में आई है, दोबारा सुनकर उसको क्लियर कर सकते हैं आप। यस। यस। किसी ने पूछा है शिव परिवार मंदिर चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा। शिव परिवार मंदिर चल जाएगा। रेशमा जी। जय श्री कृष्ण सर। सर जी मुझे ये जानना था कि अगर परिवार की तरफ से मतलब बच्चे ऑफिस गए हैं, स्कूल गए हैं, या हस्बैंड की तरफ से उनका हाथ लगा के नहीं नहीं कोई एक बंदा नहीं कर नहीं, सकता है? उनको करना पड़ेगा उनको जाके, स्वयं खुद जाना होगा? स्वयं ही जाना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। सरिता जी। नमस्ते भैया। गणेश जी का ही मंदिर होना चाहिए कि जैसे माता के मंदिर में गणेश जी हो तो चल जाएगा? गणेश जी का स्पेसिफिक मतलब प्रधान डीटी जो है वो गणेश जी होने चाहिए वहां पे, या शिव परिवार? मतलब शिव जी के अंदर गणेश जी हो तो चल जाएगा? शिव परिवार अगर पूरा है, भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पूरा परिवार है तो चल जाएगा। कार्तिकेय जी अदरवाइज तो नहीं होते हैं। मंदिर जो है वो गणपति मंदिर के नाम से जाना जाना चाहिए। अच्छा, बस वही पूछना था भैया। थैंक यू भैया। महक जी। सर मेरा राधे कृष्णा सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने जब अभी एक्सप्लेन किया था बृहस्पति और शुक्र की रेमेडी का, तो वो मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। क्या आप प्लीज एक बार दोबारा से गाइड कर रिकॉर्डिंग सकते देख हो? लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मैम अपलोड हो। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसलिए बोला है कि और अगर सर आपका कोई मिस हो गया है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था, क्या हम एक ही मतलब इसी वीक में अगर किसी के एक से ज्यादा ग्रह डिसबैलेंस है तो उनकी रेमेडीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसमें हम? 2 से ज्यादा प्लेनेट की रेमेडी कभी भी एक साथ नहीं करी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे को यही डाउट था कि हम कितने प्लैनेट्स की रेमेडी कर सकते हैं एक टाइम पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निशा जी। नमस्कार सर। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। निशा जी आ रही है, बताइए प्लीज। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लोग गणपति जी उठाते हैं 7 डेज के, तो पंडित जी रात को 12:30 बजे तक पूजन करवा देते हैं, मतलब रात को ही आज। तो हाँ, क्या वो ओके है, मतलब ऐसा करना? क्योंकि वो कहते थे चतुर्दशी लग गई तो फिर कभी भी पूजन कर सकते हैं। चतुर्थी मैं, देखिए, अभी इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आपके यहाँ वो कस्टम फॉलो हो रहा है, आप करिए। बट इस चीज पर अभी अभी मैं अगर कुछ कमेंट ना ही करूं तो वो ठीक रहेगा। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम देखिए, इस टाइम का तो हमने टाइम ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि अगर नेक्स्ट ईयर से अगर हम उसको सुधार पाए तो वो इसके लिए मैं पूछ रही थी। कोई नहीं मैडम, नेक्स्ट ईयर जब करेंगे तो 2 दिन पहले कर नेक्स्ट ईयर लेंगे इस कुछ बार वेबिनार, अगली बार तो तब आपको बता देंगे। लेकिन अभी नहीं जो सर, अपनी अगर अगर आपको लगता है कि देखो पॉजिटिविटी के लिए काम करते हैं, कुछ उसके लिए नेगेटिविटी हो सकती है, टाइम हम चेंज कर सकते हैं, मॉर्निंग का भी कर सकते हैं। पंडित जी को तो कहना ही है कि नहीं हम मॉर्निंग में करेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको बस इतना बता सकता हूँ कि कल का जो मुहूर्त है वो 11:30 बजे का है, सुबह। सुबह 11:30 का मुहूर्त है? ठीक है सर, थैंक यू। वैसे नॉर्मली हमें मुहूर्त देख के ही करना चाहिए, मतलब रात को 12 बजे के बाद वो कहते हैं शुभ मुहूर्त है, कर लो। तो मे बी उनका अपना टाइम रहता है, सबको टाइम दिया रहता है, बॉम्बे है तो थोड़ा मे बी टाइम की वजह से वो कह देते हैं। तो ये मेरे मन में बहुत टाइम से था ये कि मैडम, पूछो। आप देखिए, इस पर हम कुछ अभी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसको इतना ही रहने दीजिए अभी। लेकिन आपके कहने का है कि मुहूर्त 11 बजे से है, 11:30 से? हम तो उतने बजे पूजा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ बस। ठीक है सर, थैंक यू। नीता जी।
जी सर, हमें ये इसी के के लिए दो क्वेश्चन पूछना था। एक तो आपने केतु में धूप बत्ती नहीं बताई, कौन से सुगंध कोई जलाना है। केतु का आप कोई भी कर सकते हैं, इधर गुलाब या चंदन में से कोई भी। ओके, और दूसरा जो आपने बताया कि स्काई ब्लू कलर की मिठाई तो मिलेगी नहीं, तो आपने क्या बताया, खोए की जलेबी। जी, ये मतलब मैंने सुना नहीं कभी, इसलिए पूछ रहे हैं कि खोए की जलेबी कैसी होती है। ढूंढोगे अब मार्केट में तो अब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसी होती है। मतलब इसको यही खोए की जलेबी ही बोलते हैं। जी, और अब ब्लैक कलर की होती है। हाँ, ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती है, जो थोड़ा सा ओके सर, ब्राउनिश, दाग ब्राउन। मतलब ये नॉर्मल वाली जलेबी या इमरती वो नहीं चलेगी। नॉर्मल जलेबी होती है, वैसे इस जलेबी को खोए से बनाया जाता है, बस यही। और सर जैसे जिसका ग्रह खराब है उसी को ही पर्टिकुलर जाना होगा ना पूजा करने। उसके ये बिहाफ पे कोई और नहीं कर आप सकता। पे कोई नहीं जा सकता, नहीं। मतलब उसकी वाइफ या हस्बैंड ऐसा कोई नहीं कर सकता, या बच्चे की मदर, इस टाइप से नहीं कोई कर सकता। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उस केस में भी ये मेंशन किया हुआ है कि अगर न्यूबॉर्न बेबी भी है ना तो उसको लेकर जाओ साथ, मदर कर ओके। दे, पर बच्चा साथ में होना चाहिए। और अच्छा, बाकियों को जैसे फिर अगर चलता फिरता बच्चा है तो उसको लेके जाके उसी के हाथ से करवाना है। ओके ओके ओके। तो लेकिन सर ये बताइए, जैसे शनि राहु केतु की रेमेडी लेडीज कर सकती हैं। शनि राहु केतु लेडीज के नहीं होते हैं क्या? मतलब लोग कहते हैं ना शनि पुरुषों के मंदिर होते हैं। नहीं जाना चाहिए इसलिए पूछ रहे हैं। कौन कहता है ऐसा? मैं तो पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए लेडीज को। ओके, मतलब वो जाके अपनी रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपके शनि राहु केतु ग्रह हैं, आपके हॉरोस्कोप में दिख रहा है तो आप जा सकते हैं। अब ओके आपके ओके हॉरोस्कोप नहीं है तो फिर आप स्पेशल केस है, फिर आप मत मत जाइए। ओके। ठीक है। ये ना पता नहीं कहाँ कहाँ से मिथ है लोगों ने डाल रखे हैं, ये बड़ा गलत बात है। मतलब इसलिए कहता हूँ भाई, ऑथेंटिक चीज सीखा करो। ऐसी नहीं, हर वो किसी को सुन के ना कुछ पता नहीं ऐसे क्या। शनि मंदिर होते हैं जहां पे नेगेटिव एनर्जीज को निकाला जाता है। तो वो जब नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं तो वो फीमेल्स को सबसे पहले अटैक करती हैं, क्योंकि फीमेल्स कॉस्मिक एनर्जी से ज्यादा रिलेट करती हैं। उन टेम्पल्स के लिए बोला जाता है कि वहां पे फीमेल्स को नहीं जाना चाहिए। हर मंदिर के लिए ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर मंदिर के लिए बोला गया सर। रिया जी। राधे राधे सर। मेरा प्रश्न था कि आपने कहा कि सारी रेमेडीज करने के बाद उस ग्रह पे मेडिटेट करना है, तो उसको विजुअलाइज करना है या उसके मंत्र पे मेडिटेट करना है, दैट पर्टिकुलर मंत्र ग्रह। बिना गाइडेंस के हाँ, ना राइट जाए तो राइट। वही अच्छा है। सिर्फ आप उस पर्टिकुलर ग्रह के ऊपर, यानी कि उसके कारक तत्वों के ऊपर और उसके कलर के ऊपर आप मेडिटेट करिए। ओके, कारक तत्व और ओके कलर के कलर। ऊपर, ऑल राइट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। कुसुम। कुसुम जी। कुसुम जी। जी। रविंद्र जी। सर, ये जो ट्यूसडे का आपने बताया, ये दिन के टाइम करना है या मॉर्निंग के टाइम पे। 12 बजे के बाद दिन ही रहेगा ना मैम। आपकी सुबह कब हेलो। होती आपकी सुबह कब होती है? ओके सर, ठीक है, सुबह में करना है। जी, थैंक यू सर। दिन में 12 बजे के बाद दिन होगा ना। हाँ जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 11-12 बजे ना उठती हो, फिर आपके लिए सुबह वो ही हो जाएगा 12-1 बजे। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, मुझे तो कई बार 4 बजे भी उठना पड़ता है और कई बार 5 बजे उठ जाती हूँ। तो तो मुझे बस बारह ये बजे 12 बजे से दिन लग जाता है, वो सुबह नहीं होता। नहीं सर, मुझे कंफर्म नहीं हुआ ये, इसका मतलब ये दिन में करनी है। जी मैम, दिन में 12 बजे के बाद। ओके सर, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। रविंद्र जी। शुभ। शुभ जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे ये पूछना है सर, ये मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन से प्लेनेट की रेमेडी करनी है। ये तो मैम बहुत
कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसके लिए तो आपको ज्योतिष पूरा आना चाहिए या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए। ओके सर। वैसे सर इन दिनों मुझे मेरे मून ने बहुत दुखी कर रखा है। ये आपको कैसे पता? आप तो ज्योतिष जानते ही सर, नहीं। मन बहुत चंचल रहता है सर, कहीं तो टिकता सभी ही नहीं है। मन का स्वभाव है चंचलता। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन में ले लेता फिर हूँ भी देवेंद्र। फिर भी सक्षम इनको बोल दिया चंद्रमा की रेमेडी कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा। ठीक है, तो आप चंद्रमा की रेमेडी कर लीजिए बस। देवेंद्र जी। सरिता जी। नमस्ते भैया, अगर शनि और राहु का करना है तो सब चीज दो दो लेके जानी पड़ेगी। यस, दो दो और लेके एक जानी। साथ टाइम में अंतर है ना, शनि जो है वो आफ्टर सनसेट आप 8 बजे तक कर लो, राहु का 9 बजे के बाद आप करो। अच्छा, तो पहले शनि का करके फिर राहु का कर सकते हैं एट टाइम। जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए सर मैं लॉग आउट कर लूँ, मुझे एक्चुअली बाहर। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, तेरा पहले लेट हो गया सक्षम, चलिए ठीक क्योंकि है। हमने 10:30 तक प्लान किया था, सर एक लेकिन सेकंड। काफी ज्यादा हो गया है। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो चलते रहेंगे कहीं ना कहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। चल लास्ट लेते हैं, देवेंद्र जी रह गए, चल इनको क्यों ना। हाँ बताइए देवेंद्र जी प्लीज। सर ये जानना है मेरे को, जैसे कुल देवी होती है, हम्म। जो कुल देवता भी होता है क्या है, इसके बारे में जानना है मेरे को। सर टॉपिक से रिलेटेड अभी ऑलरेडी टाइम नहीं है और आप आउट ऑफ फिर कभी कर टॉपिक लेंगे सवाल देवेंद्र पूछ। जी, आप जुड़े रहिए। हम सब तरह के आंसर देते हैं, लेकिन अब बिना टॉपिक के बात करेंगे ना तो बहुत सारे हैंड रेज हो जाते हैं। बता देंगे, कभी ना कभी बता देंगे। ठीक है, जी जुड़े सर, रहिए, बता देंगे। थैंक यू। चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट जी, फिर मिलते हैं फिर। कल से सेम आईडी सेम पासवर्ड, 3 दिन के लिए टैरो की क्लास, टैरो की कंसल्टेशन, टैरो की रेमेडीज, टैरो से प्रेडिक्शन कैसे आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और आज हमने अनाउंस कर दिया कि हमारा डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हो रहा है, और जैसा कि आप सभी को बताया कि लिमिटेड स्टूडेंट हम उसमें रखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कल आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जिनके पहले रजिस्ट्रेशन होंगे हम उन्हीं को एंटरटेन करेंगे, और ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करा ली तो हम आपको एनरोल कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे आपके बारे में क्या है क्या नहीं। वाकई में आप सही पात्र होंगे तो डेफिनेटली आपको ज्योतिष सिखाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री कृष्ण। फिर कल मिलते हैं सभी टैरो की वर्कशॉप में। मैंने सभी को अलाउ किया जय श्री कृष्णा के लिए, एक बार लगा दो यार। जय श्री आज कृष्ण का सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय राधे राधे सर। राधे जय राधे श्री सर। कृष्ण। राधे राधे सर। जय श्री राधे कृष्ण राधे। सर। राधे राधे।